दो दिवसीय भारत दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर गले लगाकर पुतिन का किया स्वागत। पुतिन 23वें भारत रूस समिट में लेंगे हिस्सा। भारत और रूस के बीच कई व्यापारिक सामरिक समझौते। आरबीआई का बड़ा फैसला, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। अब ब्याज दर 5.25% सस्ते होंगे कर्ज। आपकी ईएमआई का बोझ होगा कम। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पीसीएस मेंस परीक्षा पर लगाई रोक। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों को लेकर लगाई रोक। 6 और 9 दिसंबर को होनी थी आयोजित। आसिम मुनीर पाक आर्मी के सीडीएफ नियुक्त। अब आजीवन वर्दी में रहेंगे आसिम मुनीर। मुनीर की कमी कभी नहीं होगी गिरफ्तारी। इमरान खान की पार्टी ने की सीडीएफ नियुक्ति की कड़ी आलोचना। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर भारत दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन कल ही पहुंच गए थे। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने पुतिन को गले लगाकर स्वागत किया। पुतिन और मोदी एक ही गाड़ी से पीएम आवास पहुंचे हैं। पुतिन के सम्मान में पीएम मोदी ने भी डिनर की मेजबानी की है। बता दें आपको, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 2 दिवसीय यात्रा में कल शाम भारत पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन का विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर पुतिन को गले लगाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक ही गाड़ी से पीएम आवास पहुंचे हैं। उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी की। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का आखिरी दौरा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था, यानी रूस यूक्रेन जंग के बाद पुतिन पहली बार भारत आ चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा भारत और रूस के रणनीतिक संबंधों के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वहीं 2000 में राष्ट्रपति पुतिन और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और रूस का सहयोग किसी भी देश के खिलाफ नहीं है और इसका उद्देश्य सिर्फ दोनों देशों द्वारा अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। पुतिन ने यह टिप्पणी भारत और रूस के प्रति अमेरिका के आक्रामक रुख की पृष्ठभूमि में की है। रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों के संदर्भ में पुतिन ने कहा कि कुछ तत्व रूस के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की बढ़ती भूमिका को नापसंद करते हैं और ये तत्व राजनीतिक कारणों से भारत के प्रभाव को सीमित करने के लिए कृत्रिम बाधाएं खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह यात्रा आर्थिक सहयोग को बहुत मजबूत करने में लंबा रास्ता तय करेगी। राष्ट्रपति पुतिन बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ यात्रा पर आए हैं। भारत रूस के साथ व्यापार घाटे को कम करने की उम्मीद कर रहा है। भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए कई रास्ते तलाशे जा रहे हैं, विशेष रूप से दवाइयां, ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पादों, समुद्री उत्पादों सहित के क्षेत्र में भारतीय कारोबारियों और उत्पादों को रूस में बड़ा बाजार मिलने वाला है, जिससे रोजगार सृजन को बल मिलेगा और हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। जहाज रानी, स्वास्थ्य सेवाओं, उर्वरकों और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई समझौते और एमओयू होने की उम्मीद है। जन जन के बीच संबंधों, मोबिलिटी, पार्टनरशिप, संस्कृति और वैज्ञानिक सहयोग के क्षेत्र में भी अधिक सहयोग देखने को मिलेगा। व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस समिट में हिस्सा लेने भारत आए हैं। ये भारत और रूस के बीच होने वाली वार्षिक बैठक है जो अमूमन दिसंबर में आयोजित होती है और भारत और रूस बारी बारी से इसकी मेजबानी करते हैं। इस दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57 फाइटर जेट सहित डिफेंस डील पर चर्चा होगी। तेल की सप्लाई बढ़ाने और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक बढ़ाकर $100 अरब ले जाने का मकसद है। ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, पुतिन का ये दौरा कितना अहम है, खास करके तब जब सारे देशों की नजर इस वक्त पुतिन के दौरे पर है? अगर चीन की बात कर ली जाए, अमेरिका की बात कर ली जाए, तो दोनों देश इस वक्त भारत पर पैनी नजर रखे हुए हैं जब से पुतिन भारत दौरे पर पहुंचे।
जी, बिल्कुल। 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से यह पुतिन का पहला भारत दौरा है और इस समय दुनिया की राजनीतिक स्थितियाँ ऐसी हैं कि दुनिया के तमाम बड़े दिग्गज देश इस दौरे पर नज़र जमाए बैठे हुए हैं। कल गुरुवार को जब वह दिल्ली पहुंचे तो वहां पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनको भारतीय धर्म की एक अहम पुस्तक गीता सौंपी और आज जब राष्ट्रपति पुतिन के दौरे का दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो वह राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। यहां से वह हैदराबाद हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह पीएम मोदी के साथ 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन में पहुंचे और वहां पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज की मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद हाउस में जो मीटिंग होने वाली हो जा रही है उसका सारा फोकस ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई समझौतों पर होगा, जिसका ऐलान दोनों नेता ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। और इसके बाद शाम 7 बजे पुतिन की भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद ही तमाम जो चीजें हैं ये भारत और रूस के नई राजनीतिक रिश्तों की एक नई कहानी की शुरुआत होगी। और इस तमाम प्रक्रिया पर अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान नजर रखे हुए हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं कि भारत और रूस की दोस्ती जो है काफी पुरानी है और समय के साथ प्रमाणित है, इसलिए भारत भी रूस की दोस्ती को काफी अहम मानता है और रूस भी भारत की दोस्ती को उतनी ही तवज्जो देता है। जी। क्या भारत आज रूस से तेल की सप्लाई बढ़ाने पर भी चर्चा कर सकता है? क्या मोदी और पुतिन के बीच ये चर्चा संभव है, खासकर ऐसे मौके पर जब रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ भारत पर लगा दिया है? जी, जैसा कि मालूम है कि अमेरिका ने भारत को मना किया था कि रूस से अपना तेल आयात कम करे या बंद करे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत झुका नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के आगे अपनी शर्तें मानने की जिद नहीं रखी। अमेरिका के मना करने के बावजूद भी भारत और रूस का जो व्यापारिक संबंध है उसी तरह से आगे बढ़ता रहा है। इस बात की जो प्रशंसा राष्ट्रपति पुतिन ने भी की है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है किसी भी देश के सामने झुकने वाले नहीं हैं। तो आज की मीटिंग में ही सारा फोकस जो है ट्रेड और डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई समझौते पर होगा और इसमें ब्रह्मोस की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी रशिया ने और भी नई तकनीकों के साथ एडवांस करने की पेशकश की है, जिसे भारत सरकार पहले भी स्वीकार कर चुकी है। और एनर्जी से जुड़े सब कई समझौतों में तेल के अलावे भी परमाणु एनर्जी वगैरह सब जो चीजें हैं उनका भी समझौतों में जिक्र होगा, जिसका ऐलान दोनों नेता ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पुतिन का ये 2 दिवसीय भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास है ये दौरा उनका, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, उसके बाद पुतिन का ये दिल्ली दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ा दिया है और 20 लाख के लोन पर करीब 74,000 रुपए का फायदा अब होगा। ब्याज दर है जो 0.25% घटाई गई है। आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% अब कर दिया है। इस कटौती का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में लिया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर को इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वो इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यानी आने वाले दिनों में होम और ऑटो जैसे लोन 0.25% तक सस्ते हो जाएंगे। ताजा कटौती के बाद 20 साल के 20 लाख रुपए के लोन पर ईएमआई 310 रुपए तक घट जाएगी। इसी तरह 30 लाख के लोन पर ईएमआई 465 रुपए तक घट जाएगी। नए और मौजूदा ग्राहकों दोनों को इसका फायदा मिलेगा। रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर ब्याज दरें कम करते हैं। ब्याज दरें कम होने पर हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा लोग रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा।
अगली खबर इंडिगो फ्लाइट से जुड़ी है, जहां पर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार चौथे दिन क्रू मेंबर्स, पायलट सहित फ्लाइट ऑपरेट करने वाले लोगों के ग्रुप की कमी से जूझ रहा है। स्टाफ की कमी के कारण शुक्रवार सुबह 10 बजे तक दिल्ली, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद में 391 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। इनमें दिल्ली में सबसे ज्यादा 225, बैंगलोर में 102, पुणे में 32 और हैदराबाद में 32 उड़ानें रद्द हुई है। इनमें आने और जाने दोनों फ्लाइट्स के आंकड़े शामिल हैं। सैकड़ों इंडिगो फ्लाइट्स देरी से भी चल रही है। उड़ानों के कैंसिल होने और देरी के कारण देश भर में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी हो रही है। कई एयरपोर्ट्स पर लोग 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। गोवा एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री ने बताया कि हम सुबह 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट आने पर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इधर इंडिगो ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन एफडीटीएल के नियमों से 10 फरवरी 2026 तक छूट देने की अपील की है। कंपनी ने आश्वासन दिया है कि 3 महीने के भीतर उसकी परिचालन स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी। देवघर जिले के चितलोड़िया स्थित ठारी में बने भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं। आज शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचेंगे और फिर 6 दिसंबर को पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। 6 दिसंबर को संथाल परगना के कार्यकर्ताओं को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से पहले देवघर में जिला प्रशासन और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। बता दें, पार्टी के कार्यकर्ता इस भवन के बनने से काफी खुश और उत्साहित हैं। बीजेपी नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में झारखंड के कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिनमें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन सहित कई गणमान्य नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। जेपी नड्डा के आगमन को लेकर जिले में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पार्टी कार्यालय बनने से देवघर के कार्यकर्ताओं के साथ साथ संथाल क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं को बैठक और किसी भी प्रकार की राजनीतिक कार्यक्रम के लिए जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवघर जिले में बने बीजेपी का भव्य कार्यालय पूरे संथाल के हजारों कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से बांध कर रखेगा। ज्यादा जानकारी के साथ देवघर से संवाददाता पंकज पांडे का रुख कर लेंगे। पंकज, आज भव्य कार्यालय का उद्घाटन होना है बीजेपी कार्यालय का जेपी नड्डा के द्वारा। उनके आगमन को लेकर वहां पर क्या कुछ तैयारियां इस वक्त? जी फातिमा जी, बताते चले कि ये झारखंड का पहला ऐसा कार्यालय बना है जो कि भव्य नजारा है। और अभी शाम में 6:30 बजे शाम में जेपी नड्डा जी का आगमन है देवघर एयरपोर्ट पे। उसके बाद रात्रि में सर्किट हाउस में उठाएंगे। उसके बाद सुबह ही वो मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो आएंगे कार्यालय उद्घाटन में। कार्यालय उद्घाटन के बाद वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद वो फिर पुनः सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस से निकलने के बाद 4 बजकर कुछ मिनट में एम्स का कार्यक्रम है, जहां से एम्स के कार्यक्रम करने के बाद फिर वो पुनः एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। 7 बजकर कुछ मिनट का समय तय किया गया है। तो ये जो भव्य कार्यालय बनाया गया है, इसके बनने के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में खासकर फायदा मिलने वाला है? झारखंड की बात करें तो अभी झारखंड की राजनीति में काफी गर्माहट आ चुकी है, क्योंकि एक शायद आप भी जान रहे होंगे कि ये एक अभी हर जगह एक चर्चा सुनने में आ रहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस माहौल को लेकर और आज के कार्यक्रम को लेकर, कल वाली जो कार्यक्रम है यहाँ जेपी नड्डा जी का, उसको लेके काफी यहाँ उत्साह है कार्यकर्ताओं में। और कहीं ना कहीं ये भी मान के चला जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार भी बनने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, आज जेपी नड्डा देवघर पहुंचने वाले हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर आपको बता दें, भाजपा नेता कर्नल अजय कोठियाल के बीते दिनों धराली पर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्नल कोठियाल द्वारा केदारनाथ में किए गए कामों से प्रभावित है। वह उनकी बातों को गंभीरता से लेती है, लेकिन जिस तरह एक सेमिनार में उन्होंने पहले धराली में 147 लोगों के दबे होने की बात कही और उनकी इस बात से जब भाजपा असहज होती हुई नजर आई तो उनके एक स्क्रिप्टेड बयान दिलवा दिया। इस बयान में अब वे कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल कर्नल की विश्वसनीयता पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्हें ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ी।
आखिर कर्नल कोठियाल यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि उन्हें यह आंकड़ा कहां से मिला। साथ ही धसमाना ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही धराली आपदा को लेकर सरकार पर लगातार सवाल खड़ी करती आ रही है कि आखिर सरकार ने उनके लिए क्या किया है। यहाँ पर झांसी की खुशीपुरा की एक 2003 की वोटर लिस्ट वायरल हो रही है। आपको बता दें, जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके पिता हरिवंश का नाम समेत मकान नंबर 54 दर्ज है। एसआईआर अभियान के दौरान पुरानी सूची में अमिताभ पुत्र हरिवंश राय का नाम मिलते ही लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। यहां तक कि सोशल मीडिया पर सन 2003 की मतदाता सूची में अमिताभ बच्चन पुत्र हरिवंश राय बच्चन निवासी ओरछा गेट बाहर का नाम बुधवार को वायरल हो गया। सूची में जाने माने अभिनेता का नाम के साथ उनकी तस्वीर भी वायरल होने के बाद में जिला प्रशासन इसे महज अफवाह और भ्रामक बता रहा है और स्पष्ट कर रहा है कि मौजूदा मतदाता सूची में इस नाम का कोई जिक्र नहीं है। दरअसल सदर विधानसभा के मतदेय स्थल खुशीपुरा में ओरछा गेट बाहर की 2003 की वोटर लिस्ट में मकान नंबर 54 निवासी अमिताभ बच्चन पुत्र हरिवंश राय बच्चन के नाम जुड़े होने की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ला ने इस मामले में एसडीएम सदर गोपेश तिवारी से संपर्क कर 2003 की वोटर लिस्ट की जांच कराई। इसमें उक्त मकान पर अमिताभ पुत्र हरिवंश राय का नाम दर्ज मिला। वर्ष 2003 की सूची में अमिताभ की उम्र 76 साल दर्शाई गई। असली सूची में ना बच्चन का जिक्र है और ना ही सिने स्टार की उम्र से मिलान हो रहा है, जबकि वर्तमान में 2025 की मतदाता सूची में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है। अब इस नाम का कोई व्यक्ति इस पते पर नहीं रहा है। ऐसे में प्रशासन का कहना है कि उक्त वायरल पोस्ट में बच्चन नाम लगाकर भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है। इससे अभिनेता अमिताभ बच्चन से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुरादाबाद पहुंचे हैं। यहां उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आत्महत्या करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर सर्वेश सिंह के परिवारजनों से मुलाकात की है। आपको बता दें, पिछले दिनों मुरादाबाद में भोजपुर थाना क्षेत्र के बहेड़ी गांव निवासी बीएलओ ने काम के दबाव को लेकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो उन्होंने आत्महत्या से पूर्व बनाया था, जिसमें वह अपनी मां और पत्नी से माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि काश मैं इस काम में निपुण हो पाता। बीएलओ की आत्महत्या के बाद पूरे मुरादाबाद में हड़कंप मच गया था और इसके बाद मुरादाबाद की एक और बीएलओ आभा सोलोमान ड्यूटी के दौरान बेहोश हो गई थी और उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। विपक्ष बीएलओ को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है और इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुरादाबाद पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पहले आभा सोलोमन के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, तो वहीं अस्पताल में भर्ती बीएलओ आभा का हाल चाल जाना। अजय राय आत्महत्या करने वाले बीएलओ सर्वेश सिंह के घर गए और वहां उन्होंने दुखी परिवारजनों से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। परिवारजनों से उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता दुख के इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सरकारी कर्मचारी होना भी गुनाह हो गया है। सरकार की ओर से बीएलओ पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और इसी दबाव के चलते इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अंधी और बहरी हो गई। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि मृतक बीएलओ की पत्नी, जो कि शिक्षित है, उनको अध्यापक के पद पर नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि दी जाए और बच्चों की शिक्षा का उचित इंतजाम किया जाए। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि धर्म ध्वज फहराने वाले लोग आज अधर्म की बात कर रहे हैं। एमए बीएड पास मृतक शिक्षक की पत्नी को 4th क्लास की नौकरी देने की बात कही जा रही है। ये किस तरह का न्याय हो रहा है? बीजेपी के राज में अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। जनता इसका जवाब जरूर देगी। अजय राय से जब सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस मृतक बीएलओ सर्वेश सिंह की मदद की घोषणा भी करेगी, इस सवाल को अजय राय ने टालते हुए कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता दुख की घड़ी में बीएलओ के साथ खड़ा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य विविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 की प्रस्तावित मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, परीक्षा 6 और 9 दिसंबर को आयोजित होनी थी। यह रोक प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष हुई। न्यायालय ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह सामान्य अध्ययन विषय के गलत प्रश्न को हटाकर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे। इसके अलावा वर्ष 2022 के रेगुलेशन के अनुसार नई मेरिट सूची जारी की जाए। मामले के अनुसार कुलदीप कुमार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को चुनौती दी थी। यह परीक्षा डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, कोषाधिकारी, सहायक आयुक्त राज्यकर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी,
अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित 120 से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 8 अक्टूबर को जारी किया गया था। इसमें करीब 1200 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न गलत तरीके से बनाया गया था, जिससे परिणाम प्रभावित हुआ। इस पर लोक सेवा आयोग ने भी कोर्ट में स्वीकार किया कि सामान्य अध्ययन का एक सवाल गलत था, जिसे हटाया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रस्तावित मुख्य परीक्षा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अब संशोधित प्रारंभिक परिणाम और नई मेरिट सूची जारी होने के बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। जिंदगी बड़ी कीमती है, यह बात तो हर इंसान जानता है, लेकिन कुछ लोग हकीकत में जीवित रहने के बाद भी कागजों में मुर्दा घोषित कर दिए जाते हैं। आपको बता दें, कुछ इसी तरह की वानगी की एक तस्वीर रामपुर में भी देखने को मिली है। यहाँ पर सरकारी अमले की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें 2 जीवित शख्सों को मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद दोनों अपनी पेंशन से हाथ धो बैठे। फिलहाल डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए जांच के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी मोहसिन को सस्पेंड कर दिया है। रामपुरा जनपद के मिलक विकासखंड अंतर्गत ग्राम रहसेना निवासी शमीम और अमीर अहमद जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के दरबार में बतौर फरियादी हाजिर हुए, जहां पर उन्होंने अपनी फरियाद डीएम के सामने रखी तो वह भी उनकी बात सुनकर सन्न रह गए। दरअसल अमीर अहमद वृद्धावस्था और शमीम विकलांग पेंशन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उन्हें कागजों में मृत दर्शा दिया गया, जिसके चलते उनकी पेंशन कट गई। जब दोनों ही व्यक्तियों ने अपनी फरियाद जिलाधिकारी को सुनाई तो डीएम तत्काल एक्शन मोड में आए और जिसका नतीजा यह निकला कि इस पूरे प्रकरण में प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत अधिकारी मोहसिन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं खंड विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। उन्होंने दोनों ही पत्रों को तत्काल पेंशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। डीएम अजय कुमार द्विवेदी के इस कदम की जहां कुछ लोग सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं इस प्रकरण में लापरवाही बार रखने वाले सरकारी अमले के कुछ कर्मियों के होश फाख्ता हो चुके हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।